एक बेटा हार जो खाए बाकी संग है। मधुपुर के छोटे शहर से उठकर जेपीएससी क्रैक करना, सर इस सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो क्या कभी आर्थिक और पारिवारिक समस्या आई आपके जीवन में? सर थोड़ा जेपीएससी एग्जाम के बारे में बताइए, इसके सिलेबस के बारे में। बचपन जो है बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही गरीबी से बीती है। क्या तैयारी करते वक्त आपको कभी ऐसा लगा कि अब तैयारी छोड़ देना चाहिए? पहला होता है जिसको जीएस पेपर कहते हैं, उसमें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए मैं अपनी खुद की लिखी कविता की कुछ लाइनें कोट करना चाहूंगा। कर्म को अब शस्त्र बना, आराम को तू कर मना, झोंक दे खुद को दिन रात, चिंगारी से तू ज्वाला बना। इसी धधकती ज्वाला से तू घोर अंधेरा मिटाएगा, बन के आशा की नई किरण तू नया सवेरा लाएगा। हमारे मेहमान ऐसे ही कुछ खास हैं जिनके लिए ये पंक्तियां अपने मुंह से अपने आप ही निकल जाती है। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं टिंकू कुमार दास से, उस मधुपुर के लाल से जिन्होंने अपने अथक परिश्रम का लोहा मनवाते हुए जेपीएससी परीक्षा में 246वां रैंक लाकर पूरे मधुपुर का नाम रोशन करने का कार्य किया है। तो सर सबसे पहले जनता स्पॉट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सुमन, और जनता स्पोर्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जब रिजल्ट आया आपका तो उस समय कैसा माहौल था? जब रिजल्ट आया वो सुबह 3:30-4 बजे का समय था। एक दोस्त का फोन आया और जब उन्होंने बताया कि आपका रिजल्ट हुआ है, और न सिर्फ रिजल्ट हुआ बल्कि झारखंड का जो सर्वोच्च पद होता है, झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है, तो निश्चित रूप से वो जो पल था, वो जो इमोशंस था, वो स्पीचलेस था। उसका कोई शायद शब्द बयान नहीं हो सकता है। मधुपुर के छोटे शहर से उठकर जेपीएससी क्रैक करना, सर इस सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मधुपुर जैसे छोटे शहर, निश्चित रूप से यहाँ संसाधनों की, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की, मटेरियल्स की कमी होती है, पर वर्तमान में युग बदल रहा है। और जब आप व्यक्ति सही मार्गदर्शन में मेहनत करे और लगन से और सच्ची श्रद्धा से और लक्ष्य जब रखें, तो निश्चित रूप से अगर मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और इससे मुझे मेरी जो सफलता है, छोटी सी सफलता, उससे निश्चित रूप से मधुपुर जैसे शहर के और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी, और कल के दिन में आने वाला जो युग होगा उसमें मधुपुर से और बहुत अच्छी अच्छी सेवाओं में, बड़े बड़े पदों में यहाँ के बच्चे जाएंगे। जी सर, आपके परिवार और बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा घर मधुपुर गढ़वानवाडी यही हुआ। मेरी बचपन जो है बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही गरीबी से बीती है। मैंने अपना बचपन का पूरा जो पढ़ाई था 1 से 8 तक मेरे बगल में सरकारी विद्यालय, मध्य विद्यालय महुआ, वहाँ से किया। फिर 2006 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय से मैट्रिक, 2008 में मधुपुर कॉलेज से इंटर, 2013 में इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर 2012 के बाद मैं जेएलडब्ल्यू के पद पर आया नौकरी में, और 6 साल मोहनपुर में मेरी पोस्टिंग रही। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग करम ब्लॉक में है। उसके बाद थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और मैंने आगे जीवन। सर अभी आपने कहा कि आप बीएलडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि सरकारी नौकरी करते हुए और आपने पढ़ाई भी जारी रखी, तो सर ये सामंजस्य आपने कैसे बैठाया, थोड़ा बताएं। बचपन से एक शौक था कि प्रशासनिक पद में जाना है, बड़ी नौकरी करना है, क्योंकि समाज का अपने देखा था। और जब मैं प्रशासनिक बीएलडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हुआ तो वहाँ मुझे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला, तो उससे भी मैंने प्रेरणा लिया। और मुझे हमेशा जब देखते थे, एज ए मैं बीएलडब्ल्यू बैठता था, मेरी आगे की मेरी पोस्ट वीडियो साहब होती थी, तो उससे मैं हमेशा मोटिवेट होता था कि मैं मेहनत करता था, और मुझे लगता था कि मैं और मेहनत करूँगा तो उस कुर्सी तक जा सकता हूँ। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली जॉब में भी। सर आपकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हुई सर? मैंने जैसे पूर्व में बताया, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई मध्य विद्यालय महुआ से हुई, और मैंने मैट्रिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय मधुपुर से, और इंटर जो था वो किया मधुपुर कॉलेज से, और बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया इग्नू से। मतलब आपने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की है? मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से ही हुई है। सर तो अभी जो सरकारी स्कूल का जो हाल है सर, अभी जो वर्तमान में जो हाल चल रहा है सरकारी स्कूल का, क्या आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको देख करके दुख नहीं होता? वर्तमान में तो ऐसी आ रही कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति है, पर उस पर सुधार की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है।
और उसमें सुधार हो भी रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, वर्तमान में जो टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स की संख्या बहाली भी हो रही है और जो वर्तमान टीचर हैं वो ट्रेंड है। निश्चित रूप से अब जो योग्यता कंपटीशन के माध्यम से हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो रहा है और आने वाली जो समय है निश्चित रूप से वो बहुत भविष्य उसका उज्ज्वल है सरकार। सर थोड़ा जेपीएससी एग्जाम के बारे में बताइए, इसके सिलेबस के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि दर्शक जो है जानना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। निश्चित रूप से जेपीएससी का जो सिलेबस अगर हम देखें तो उसके 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण जो पीटी होता है जिसको कहते हैं, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो प्रारंभिक चरण जो होता है वो उसमें 2 पेपर्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 200 मार्क्स के होते हैं। पहला होता है जिसको जीएस पेपर कहते हैं, उसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और दूसरा झारखंड पेपर होता है, उसमें 100 प्रश्न केवल झारखंड के होते हैं। ये 2 पेपर होता है। निश्चित रूप से पीटी एलिमेंट्री होता है, मतलब उसका मार्क्स जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू 2 होते हैं। मेंस जो है वो टोटल होते हैं 1050 नंबर के, उसमें से एक जो होता है पेपर 1 उसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। टोटल 950 नंबर का जो मार्क्स है, 2 जीएस के 200 के 4 पेपर और एक जो होते हैं सेकंड पेपर जो लैंग्वेज ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब 950 पेपर पे मेंस का मेरिट बनता है। उसके बाद मेंस क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो अगर सब मिला के हम देखें तो पूरी जो मेरिट बनती है वो 1050 नंबर पे मेरिट बनता है। उसी आधार पे जो सीट्स या जो भी सर्विस है वो लोकेट किया जाता है, सिलेक्शन होता है। ये प्रोसेस है। सर आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल खोटा लैंग्वेज था। सर आपने इसे क्यों चुना, कोई खास बात सर? खोटा लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा है, मेरे घर का मदर टंग भी खोटा, खोटा बोलते हैं, खोटा समझते हैं, खोटा लिखते हैं, इसलिए मेरी खोटा रुचि रही। सर आपने कहा भी खोटा लिखते भी हैं आप, तो सर कोई कविता वगैरह लिखते हैं? सुनाना चाहेंगे? जरूर लिखेंगे। खोटा में मैं एक गाना जरूर सुनाना चाहूँगा जो मैंने सुनाया था इंटरव्यू में कि हम लगी किसनक बेटा हार जो तीखाए बाकी संगे लड़के सुनो आयु गाय रे झारखंडी भाई सोना रकम झारखंड छोड़ी हम परदेश का भेजा। झारखंड की जो समस्या उस पर लिखा था, ये मैं इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये सुनाया था। सर बहुत अच्छी आपकी आवाज़, सर आप सिंगिंग भी कर रहे हैं? बचपन में शौक तो था, करते थे, अभी भी जी बहुत अच्छा गाते हैं सर। तो सर आपने जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे की, आपका डेली रूटीन क्या था और आपने समय का सदुपयोग सर कैसे किया, थोड़ा सा बताएं। जेपीएससी का जो तैयारी है निश्चित रूप से झारखंड की जब सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसका जो तैयारी था खास करके जैसे मैं पहले से था कि जॉब पे करता था, निश्चित रूप से जॉब का तो होता है, तो इसमें समय का मेरा कुछ निश्चित नहीं था। मुझे जब भी समय मिलता था मैं उसका सदुपयोग करने का प्रयास करता था। जब भी टाइम मिला, मेरी कोई डेली रूटीन नहीं थी क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट था नहीं। मेरी जॉब प्रोफाइल थी, कभी पता चला 4 घंटे की ड्यूटी, कभी 10 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी। तो मुझे जो भी समय प्राप्त हुआ उस समय का मैंने सदुपयोग किया और जो भी मेरे पास मटेरियल्स मिलता था, जो भी दोस्त, जो भी सहयोग हुआ, उनका अधिकतम लाभ लेते हुए मैंने जो भी प्राप्त समय मिलता था उसका लाभ लेते हुए सही दिशा में प्रयास करने का कोशिश किया। मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टिंकू कुमार दास जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में बताने का प्रयास किया है, आपने देखा। और सर जो नौकरी पेशा लोग मैंने ऐसा एक धारणा बन गई है कि चाहे आईएएस का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, एक निश्चित रूटीन, एक 8, 10, 12 घंटे, 15 घंटे का पढ़ाई करना पड़ता है। टॉपर लोग बताते हैं कि 15 घंटे पढ़ना होता है, तो क्या ये सब मिथक है या फिर सच बात है? देखिए, जैसे हर ताला होता है, हर ताला का चाबी अलग होता है, हर व्यक्ति की रूटीन अलग होती है, पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बस मतलब है सही दिशा में चलने की, मन से मेहनत करने की, और लगन से आप मेहनत करेंगे तो आप किसी भी मार्ग पे, जैसे होता ना धर्म संप्रदाय, हम लोग इसे पढ़ते हैं कि सबका पहुंचना एक ही जगह है, जिस रास्ते पे आप चले, बस सही लगन से सही रास्ते पे आप चलेंगे तो लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहिए, अंधाधुंध तरीके से फॉलो ना करें, अपना अलग अलग रूटीन, हर विद्यार्थी को अपना रूटीन अपने हिसाब से बनाना चाहिए। रूटीन हमेशा अपने हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि आप किसी का देख के रूटीन बनाएंगे। आज जैसे हम लोग रूटीन बचपन में हम लोग भी बनाते थे, 10 घंटा का रूटीन बनाते थे, वो 2-10 दिन नहीं चलता था, है ना। पहला दिन तो लगता था पूरा रूटीन से पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन खत्म हो जाता था। तो निश्चित रूप से एक अपना रूटीन होना चाहिए और बस आपको सही दिशा में पढ़ना है, सही चीज पढ़ना है, सही राह में आगे बढ़ना है। सर अगर तैयारी का अगर मूल मंत्र आपसे मांगे 3 शब्दों में सर, तो तैयारी का मूल मंत्र आप क्या देंगे? परिश्रम, लगन, धैर्य और सही मार्गदर्शन। सर आज आप देख रहे हैं कि
ऑनलाइन का ज़माना है सर, तो बच्चों में सोच की तो कमी नहीं है। तो इस ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे सोर्स हैं, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस बारे में सर थोड़ा मार्गदर्शन करें बच्चों का, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं जब तैयारी के बाद कुछ बच्चों को जेपीएससी का तैयारी भी करवाता था ऑनलाइन, तो मेरा हमेशा उन बच्चों को मेरा एक शब्द रहता था कि जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे होता है कि मैट्रिक का हम लोग तैयारी करते हैं, इंटर का तैयारी करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको पास करना होता है। 30% मतलब पास, 60% मतलब फर्स्ट। लेकिन कंपटीशन की रूपरेखा अलग होती है। तो मैं हमेशा उनको कहता था कि जब कंपटीशन में, खास करके आप और बड़े लेवल में जब भी जाएंगे, तो क्या पढ़ना ये कम महत्वपूर्ण है, क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देखते हैं, मटेरियल की बात करें, आप बाजार में अगर आप चल जाते हैं, खास करके बड़े शहरों में, तो जेपीएससी का मटेरियल आपको 50 कंपनी की 50 किताबों की मिल जाएगी। तो वो नहीं पढ़ना है, एक दो मटेरियल को पढ़ना है, मतलब 50 किताब आपको नहीं पढ़ना है, एक किताब को 50 बार पढ़ना है। इसका अगर एक लाइन में मूल मंत्र कहे तो यही है, 50 किताब नहीं पढ़ना है, एक किताब आप बढ़िया देख लें जो कि आपके सिलेबस को फ्लो करता है, जो आपको लगे कि ये ठीक है, उस किताब को 50 बार पढ़ना है। सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक किताबें और वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे, इसको आपने फॉलो किया और आपने सफलता प्राप्त की? जरूर बताना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस, आप सुनते होंगे, एक बात मजाक में कहा भी जाता है कि जेपीएससी का सिलेबस इंडिया में सबसे बड़ा सिलेबस है। कहा जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस 2 बार खत्म होगा, जेपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है। तो मटेरियल जो होता है, निश्चित रूप से कोई भी आप कोचिंग, हर कोचिंग सेंटर का अपना अच्छा मटेरियल्स होता है, किसी का खराब नहीं होता। बस पढ़ रहे, आप कितना मन से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा समझ रहे हैं। पर कुछ कोचिंग का होता है, किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है। तो मैंने निश्चित रूप से कई कोचिंग का मदद लिया था, जिससे मुझे जो बढ़िया मिला। जैसे मैंने उड़ान आईएएस अकेडमी, उनका मटेरियल पढ़ने का प्रयास किया, रामाकृष्ण आईएएस अकेडमी, उसका प्रयास किया। यूट्यूब में जैसे मधुकर कोटवे सर बहुत अच्छे टीचर हैं, अन अकेडमी के कुछ टीचर्स थे, उनका मदद लिया। कुछ वेबसाइट्स थे, जैसे दृष्टि आईएएस का वेबसाइट बहुत अच्छा है, गूगल का मदद, और जैसे अभी चैट जीपीटी जैसा, जेमिनी हो गया, ग्रॉक, उनका मुझे बहुत मदद हुआ। सर आपने जैसे बताया कि आपने कोई स्पेसिफिक कोचिंग लिया था सर, या सेल्फ स्टडी से ही सफलता प्राप्त? मैंने कोई स्पेसिफिक कोचिंग तो नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी किया। लेकिन मुझे जो कहीं से भी कुछ मटेरियल्स मिलता था, जो मेरे उपयोग का होता था, मैं उसको जरूर ग्रहण करता था। पर कहीं मैं, चूँकि मैंने कहा कि मैं जॉब में था, तो मुझे कहीं जाके तो करने का था, प्लस समय भी मेरे पास कोई इतनी निश्चित नहीं था कि फलना कोचिंग में ऑनलाइन ज्वाइन करना। लेकिन मटेरियल्स मुझे जो भी, किसी भी कोचिंग का, जो भी मुझे अच्छा चीज, मेरे जीवन का मैंने यही सिद्धांत बनाया कि जो भी मुझे कुछ नेगेटिव मिला, मैं वहीं उसको वॉमिट कर देता था, और जो भी मुझे कोई एक्सेप्टेबल लगता था, मैं तुरंत एक्सेप्टेबल करता था, वो मुझे किसी से भी प्राप्त हो। मतलब 24 घंटे पढ़ाई के मूड में रहते थे, एक्सेप्ट आप कर सकते हैं जी। सर ये सवाल हर कैंडिडेट के मन में मतलब कहीं ना कहीं रहता है, क्या तैयारी करते वक्त आपको कभी ऐसा लगा कि अब तैयारी छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं होगा, और उस स्थिति में काफ़ी डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, तो उस स्थिति को सर आपने कैसे संभाला, कैसे, तो बताइए। मैंने अपने जीवन में बचपन से इतना संघर्ष किया था कि छोड़ने का तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जीवन में, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो रहा, आप जरूर देखिएगा, सूर्यपुत्र कर्ण एक धारावाहिक था, मैं कर्ण के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसमें एक बात कोट करते हैं, उसमें परशुराम कहता है कर्ण को कि अपने जीवन में जो है ना, क्रोध, पीड़ा, अशांति को अपना शक्ति बनाओ और उसको अपना शस्त्र बनाकर प्रयोग करो। मैंने जीवन में, मेरे कभी भी एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट किया। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी मैंने नहीं करके शुरू करो, कभी नहीं। सर क्या कभी आर्थिक और पारिवारिक समस्या आई आपके जीवन में कुछ बड़ी सी, जिससे आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया हो? जीवन में आर्थिक समस्या तो होती ही है व्यक्ति के जीवन में। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, खास करके हम लोग जैसे फैमिलियर लाइफ में हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक समस्या तो थी ही। बचपन में तो बहुत ज़्यादा थी, बाद में जॉब में आए तो थोड़ी ठीक हुई। पर पारिवारिक समस्या तो होती है, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता हैं, कभी किसी का तबीयत खराब हुआ तो वो मैनेज करना पड़ता है। और जब आप बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी बाधाएं तो आती रहती हैं। जी सर, अभी इसी संदर्भ में सर हम लोग देखते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो रिश्तेदार, परिवार के लोग, दोस्त, समाज के लोग, मतलब एक अलग ही उनका मूड रहता है, ताना मारने वाला मूड रहता है। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा तो क्या होगा। तो सर इसके बारे में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से वो तो समाज में आप, वो होती है, वो कैटलिस्ट का काम करती है, प्रेरक आपका लाइफ में। लेकिन उसका आप सही रूप से उसका कैसे उपयोग करते हैं ये जरूरी है। उसको आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, है ना। और हर बार आगे बढ़िए और यही सोचिए कि उसको उनके जो बात है उसको आप अपना पॉजिटिव में लें और उनको पॉजिटिव वे में उसको लेना है और उसका
आप मोटिवेट उसी से आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि अपना क्रोध अशांति पीड़ा को ही अपना शक्ति बनाना है। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर आपने जेपीएससी का एग्जाम निकाला, इसके लिए कितने अटेम्प्ट दिया आपने? मेरा ग्रेजुएशन के बाद ये मेरा तीसरा प्रयास था। मैंने 2006 जेपीएससी जो था उसमें पीटी पास किया था। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से इस कारण से मेंस में मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था मेंस का। और नेक्स्ट 7 जेपीएससी था, उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, कुछ नंबर से इंटरव्यू रह गया। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें सफलता मिली। इतना बड़ा अटेम्प्ट आपने दिया, इसमें क्या सीखा आपने? जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको सीखा। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। हर बार असफलता के बाद ये निश्चित रूप से सीखने का मिला कि छोटी छोटी क्या गलतियां रह रही उस पर मैंने काम करने का प्रयास किया। सर आप ये भी महसूस करते होंगे कि हम लोग जैसे पीटी एग्जाम देने के बाद हम लोग असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उस समय विद्यार्थी अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करता है। सर उस पीड़ा से कैसे निकले और कैसे फिर तैयारी करें? बड़े जब एग्जाम तैयारी करती है तो जीके याद करना, मैथ पढ़ना ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है। जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपका खुद का कंट्रोल कैसे होता है, ये तैयारी इसी चीज़ की तैयारी। ये जीके और मैथ को और जीएस का तैयारी नहीं है। खुद का आपका अपना टेम्परामेंट को कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, ये मूल रूप से तैयारी इसी की है। जो अपना टेम्परामेंट को जितना अच्छा से हैंडल कर पाता है सफलता उसी को मिलती है। जब मैं अपना तैयारी कर रहा था तो मुझे याद है विकास द्विवेदी सर का एक कोट था, मैं हमेशा उसको दोहराता था कि क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी सर। तो सर जेपीएससी एग्जाम एक मैराथन कहा जाता है, तो इसमें क्या है कि क्या करना है उससे अधिक ना करने का ज्ञान होना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ पॉइंट बताइए जो लोगों को इस एग्जाम में नहीं करना चाहिए। इस एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे आपने सबसे पहले बात कहा कि व्यक्ति जब एक प्रयास करता है तो उसके बाद डिमोटिवेट हो जाता है, इस तरह काम नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पता चला कल फॉर्म आया जेपीएससी का भी पढ़ने लगे, कुछ इधर भी देखने लगे। जब आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो पहली बात एक तरफ बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप 50 मटेरियल पर निर्भर ना रहें, एक मटेरियल को 50 बार पढ़ें। इन सब प्लस जो सोशल मीडिया है उसका सदुपयोग करें। सोशल मीडिया का आजकल जैसे होता है कि उसका भी आप उपयोग, जैसे आप अपने तैयारी में बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो उसका सही उपयोग करें आप, और अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। निश्चित रूप से समय तो सबसे कीमती है, इन सब बातों से बचना चाहिए। सर आपकी पहली पोस्टिंग और पहला पद के बारे में कुछ जानकारी है? पोस्टिंग तो प्रशिक्षण के बाद मिलता है, लेकिन पहला पद जो है मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा प्राप्त हुआ है, इसमें वीडियो सीओ का पद मिलेगा। तो सर आपका विजन क्या है, कैसे आप लोगों की समस्याओं को हल करेंगे, थोड़ा बताइए। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि मैं बीएलडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हूँ, तो मुझे वर्तमान में जो वीडियो सीओ का काम होता है वही काम करना पड़ता है, लेकिन एक छोटे स्तर पर करना पड़ता है। तो उसमें जब काम करते हुए मैंने देखा था कि वीडियो एज ए वीडियो अगर देखें तो काम होता है कि समाज के जो वर्ग हैं, जिनको जो आवश्यकताएं हैं, जो कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, जो कल्याण उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करना पड़ता है। तो मैं निश्चित रूप से जब अपने पद पर काम करूंगा तो चाहूँगा कि समाज का अंतिम वर्ग जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो मेरे द्वारा मिल सकता है, उनको उन तक उनका लाभ पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सर आपके लिए क्या जरूरी है, परिश्रम, जीत और मेहनत या स्मार्ट वर्क? निश्चित रूप से दोनों चाहिए। जैसे सब्जी में नमक भी चाहिए, नमक केवल नमक से नहीं, नमक के साथ सब्जी भी चाहिए, दोनों चाहिए। बस दोनों का संतुलन ठीक से रहे तो निश्चित रूप से सफलता का मूल मंत्र यही है। क्या सर आगे आप यहीं रुकेंगे या यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे आप? अभी तक जो मेरा लक्ष्य था निश्चित रूप से झारखंड प्रशासनिक सेवा में पद था, तो मुझे भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं यूपीएससी में भी प्रयास करना चाहूँगा। निश्चित रूप से करूँगा अगर मौका मिला तो। सर अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं अपना सफलता का जो श्रेय है अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने दोस्तों को और अपने समाज के जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जब भी मुझे थोड़ा सा कभी दिक्कत हुई, उन सभी लोगों को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। सर जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हैं, ठीक है? तो आप देखिए यूट्यूब में मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो ऐसा कोई गाना या लाइंस, कविताएं या कोई किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे पढ़ने के लिए? देखिए यूट्यूब का जो मोटिवेशन होता है ना वो तत्कालिक होता है जी। और जैसे आपने कहा कि ये जो परीक्षाएं होती है पीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, लंबी रेस होती है, उसमें सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। आप किसी को देख के मोटिवेट हो जाइएगा तो वो 2 दिन का मोटिवेशन होता है, वो कोई काम नहीं। आप खुद का जीवन में ढूंढिए कि आप करना क्या चाहते हैं। निश्चित रूप से अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपका अंतर्मन अगर कहे तो आप निश्चित रूप से सफलता होंगे।
और सफल होंगे और आपके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कुछ लाइन जरूर कहना चाहूँगा जी। कि राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पैरों के छालों को बधाई देगा। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पैरों के छालों को बधाई देगा, और लेती है करवटें संसार ये जिसके दम से, वो तुझे भीड़ में अकेले ही दिखाई देगा। क्या बात सर, क्या बात, बहुत प्रेरक कविताएं आपने लिखी है सर ये? जी नहीं, ये कुमार प्रदीप की कविता है। मतलब आपको कविताएं पढ़ने का भी शौक है। बिल्कुल सर। अगर कोई बच्चा टिंकू कुमार दास को देख करके जेपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और सही मार्गदर्शन में, सही दिशा में मेहनत करें और यथा आपका क्षमता मेहनत करें। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी कोट है, जब आप लबासना जाएंगे तो उसका गेट पे लिखा हुआ एक कोट हमको याद है कि अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में इतना खून उतना कम रहेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जी मेहनत करें और आपका अभ्यास होना चाहिए बहुत अच्छी। आप जितना अच्छा प्रशिक्षण लेंगे उतना अच्छा प्रदर्शन होता है। तो आप तैयारी अपना पूरा मेहनत से, पूरी श्रद्धा से, पूरे लगन से करें, सफलता आपका निश्चित आपका कदम चुनेंगे। सर धन्यवाद आपके गहन विचार रखने के लिए, और जनता स्पॉट टीम से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। धन्यवाद शुभम जी, और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे टिंकू कुमार दास जी, जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम में 246वां रैंक हासिल करके मधुपुर का नाम रोशन करने का कार्य किया है, और उन्होंने अपने विचार रखे, इससे युवा मोटिवेट होंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मधुपुर की माटी ऐसी माटी है जहाँ से और भी लोग ऐसे पैदा होंगे जो मधुपुर का नाम रोशन करते रहेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे जनता स्पॉट के साथ। हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। बहुत धन्यवाद। मैं हूं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट।